अपनी परेशानी बता, ये लोग तेरी भी मदद जरूर करेंगे। हरिया सरपंच जी की बात सुनकर सुरेश के घर आता है और सुरेश के परिवार को अपनी परेशानी बताता है। ये सारी बात सुनकर निर्मला देवी अपनी बहू को कुछ पैसे लाने के लिए कहती है। विनीता कुछ पैसे लेकर आती है। हरिया खुश होकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन आज देख भी लिया, आप लोग केवल धन से अमीर नहीं, बल्कि मन से भी अमीर हैं। भगवान आप लोगों को खूब तरक्की दे। ऐसा कहकर हरिया वहाँ से चला गया। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी उसका दोस्त विजय वहाँ पर आया। फिर विजय बोला, सुरेश, तुम्हारे चर्चे तो गांव में बहुत हो रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें कोल्ड ड्रिंक में अच्छा खासा फायदा हो रहा है। भगवान के आशीर्वाद से हमारी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री बहुत चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इस तरह कुछ समय और बीत गया। अचानक एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर सुरेश के घर के बाहर आए और हल्ला करने लगे। सुरेश ने पूछा, क्या हो गया? आप लोग इस तरह हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि हम हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप लोग अमीर हैं, तो क्या हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? हैं? खिलवाड़? लेकिन ऐसा क्या कर दिया हमने? सुरेश बाबू, आपकी फैक्ट्री में बनी हुई कोल्ड ड्रिंक पीकर हमारे घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बेटे को तो सुबह से पेट में दर्द है और बिस्तर से ही नहीं उठा। मुझे अफसोस है कि आपके घर वाले मेरी फैक्ट्री में बना हुआ कोल्ड ड्रिंक पीकर बीमार पड़े, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। हमने तो कोई मिलावट नहीं की। कृपया मुझे पता लगाने का मौका दीजिए। नहीं, हम तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकते। अच्छा यही होगा कि इस घर को छोड़कर और इस फैक्ट्री को छोड़कर तुम गांव से बाहर चले जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारे घर और तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगा देंगे। जिन लोगों की हेल्प सुरेश और उसके परिवार ने की थी, उन लोगों ने भी सुरेश और उसके परिवार पर कोई दया नहीं की, बल्कि उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया और उनकी फैक्ट्री भी छीन ली। अब सुरेश और उसके परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग बेचारे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। ठंड का मौसम था। एक दिन विद्या को बहुत जोर से ठंड लग रही थी। विद्या अपने पिताजी से बोली, पिताजी, ठंड कितनी ज्यादा है, मेरे हाथ पैर जम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतनी ठंडी से हम लोग मर ही जाएंगे। विद्या की बातें सुनकर उसके माता पिता और उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए और इसी तरह वे ठंड में बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन गुजार रहे थे। अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ी और ठंड में ठिठुरने की वजह से उस सारे परिवार की मृत्यु हो जाती है और वो सारा परिवार चुड़ैल परिवार में तब्दील हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन एक सत्यजीत नाम का ऑफिसर उस जंगल से गुजरकर गांव के इंस्पेक्शन के लिए जा रहा था। सत्यजीत अकेला ही था। अचानक से उसकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई। सत्यजीत गड्ढे में बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। सामने झोपड़ी में रह रहे चुड़ैल परिवार ने सत्यजीत की आवाज सुनी। वे लोग दौड़कर वहां पर आए। सत्यजीत ने उन्हें देखा तो वो काफी डरावने लग रहे थे। सत्यजीत डर गया और बोला, हे भगवान, मुसीबत पर एक और मुसीबत। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं तो किसी काम से गांव जा रहा था और यहाँ गिर गया। आप इतना मत डरिए। हम चुड़ैल जरूर हैं लेकिन बुरे नहीं हैं। हम तो आपकी आवाज सुनकर आपकी मदद करने आए हैं। सत्यजीत को उन लोगों को देखकर उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सत्यजीत के पास उन पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था और सत्यजीत को बाहर निकाल लिया। उसकी इस अच्छाई को देखकर सत्यजीत मन ही मन सोचने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो भूत है और इसके साथ ये सारी चुड़ैल है। ये लोग कितने डरावने दिख रहे हैं, लेकिन आखिर ये लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? और यही सोचकर सत्यजीत ने उनसे पूछा, माफ करना, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप लोग भला इतने अच्छे कैसे हैं। भूत प्रेत तो अच्छे नहीं होते।